आज की ये कहानी किसी डरावनी फिल्म की नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जो आस्था और धोखे सत्य के सबसे काले पन्ने को खोलती है। एक ऐसा पाखंडी बाबा जिसके दरबार में आम आदमी को लेकर देश के सबसे बड़े बड़े नेता और अधिकारी सर झुकाते थे। एक ऐसा साम्राज्य जहां धर्म के नाम पर डरा कर प्यार हो रहा था, और एक ऐसा रहस्यमय कमरा जहां 58 वीडियो क्लिप्स ऐसी मिली जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। ये कहानी एक ऐसे जालसाज की जिसे लोग महाराष्ट्र का एस्टीमेट कह रहे हैं। मार्च 2026 का महीना था। महाराष्ट्र राज्य का नासिक जिला और वहीं पर सिंदर तालुका इलाके में बसा एक गांव मीर गांव। और आप भारत के किसी भी आम गांव में जाएंगे तो आपकी कच्ची पक्की सड़कें, खेतों में काम करते सीधे साधे लोग, एक बहुत ही शांत माहौल मिलेगा। मीर गांव भी मूल रूप से ऐसा ही था, लेकिन इस गांव के खास हिस्से में कुछ ऐसा था जो इस गांव को पूरे राज्य से बिल्कुल अलग बना रहा था। ये धूल भरी सड़कों को गुजरते हुए अचानक से आपको ऐसी महंगी और चमचमाती गाड़ियां नजर आने लगती हैं जिन्हें देखकर कोई भी इंसान दंग रह जाए। ये गाड़ियां किसी आम किसान की नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े नेता, व्यापारियों और वीआईपी लोगों की थी। इन सभी गाड़ियों का काफिला जाकर रुकता था श्री ईशान श्रेष्ठ मंदिर ट्रस्ट की भव्य इमारत और विशाल फार्म हाउस के सामने। इसी पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी और रहस्यमय शांति रहती थी, और इन सबका केंद्र था जिसका नाम था अशोक कुमार खरात। अशोक कुमार खरात कोई आम सन्यासी या जन्म से बाबा नहीं था। उसकी उम्र करीब 67 वर्ष है। अगर आप उसकी पिछली जिंदगी के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका धर्म, ध्यान, अध्यात्म से कोई दूर तक वापस रिश्ता नहीं था। उसकी जवानी समुद्र की लहरों के बीच गुजरी थी। वो मर्चेंट नेवी का एक रिटायर्ड अफसर था, जिस लोगों का कैप्टन है खैरात के नाम पर भी जानते थे। समंदर की गहराई और वहाँ के अकेलेपन ने शायद इसे इंसानी दिमाग को पढ़ने की अजीब सी कला सिखा दी थी। लेकिन मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद उसने नया रास्ता चुना। वो समाज सेवा का नहीं, बल्कि एक ऐसा धोखे का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो सीधे अद्धा दौलत और ताकत की तरफ ले जाने वाला था। उसने खुद को एक ज्योतिषी, अंग शास्त्री, तांत्रिक और महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। हमारे देश में अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ धर्म और गृह की बात करने लगे तो लोग बहुत जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं। और अशोक ने इसी का फायदा उठाया और कुछ ही समय में उसने ही श्री ईशनेश्वर मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन का पद भी हासिल कर लिया। देखते ही देखते उसका साम्राज्य करीब 100 से 200 करोड़ तक पहुंच गया। विशाल संपत्ति, आलीशान फार्म हाउस, भव्य दरबार और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले रसूखदार लोग उसके रुतबे की गवाही दे रहे थे। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इतने लोग उसके पास क्यों जाते थे। हमारे समाज की क्या बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। जब कोई परिवार किसी बड़ी मुश्किल में फंसता है तो वह अक्सर हर जगह से निराश होकर चमत्कार और सिद्धि की उम्मीद करता है। हमारे समाज में एक औरत पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है, और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो समाज उसे ताने मारने लगता है। अगर शादी के बाद घर में किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं तो सारी गलती औरत की मान ली जाती है। और अगर पति के प्यार में लगातार भारी नुकसान हो रहा है या घर में कलह पर बने रहती है तो औरत को अपशगुन कहा जाता है। कोई अपने परिवार को किसी बुरी नज़र से बचाना चाहता है तो कोई संतान से छुटकारा पाना चाहता है, और इसी मानसिक दबाव, डर और मजबूरी का फायदा अशोक खरात उठा रहा था। वह लोगों के मन में बैठे हुए डर को और बढ़ा देता और उनसे कहता कि वह उनका भाग्य बदल सकता है। वह महंगी चमत्कारी पत्थर और जंगली इमली के बीज बेचता और दावा करता कि उनमें जादुई शक्ति हैं। उसकी बात इतनी प्रभावशाली होती थी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अपना सारा तर्क भूलकर उसके सम्मोहन में फंस जाते थे। लेकिन अशोक के इस भव्य दरबार और पवित्र दिखने वाले दरबार के पीछे एक बहुत ही भयानक और घिनौना अंधेरा छिपा था। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन या पारिवारिक उलझनों का समाधान ढूंढने उसके पास जाती थी। उन्हें वह आम दरबार में नहीं, बल्कि अपने मीर गांव के फार्म हाउस या दफ्तर के एकांत में बुलाता था। वो उन्हें विश्वास दिलाता था कि उनकी समस्या बहुत गहरी है और इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। जब वह महिला इस एकांत कमरे में जाती थी तो वहाँ पर माहौल देखकर ही डर जाती थी। अशोक खैरात ने उस कमरे को जानबूझकर बेहद डरावना, रहस्यमय बनाकर रखा था। कमरे में रोशनी ना के बराबर होती है और अजीब सी महक वाली अगरबत्तियाँ जल रही होती हैं। फर्श पर बाघ की खाल जिसे दिखने वाले कपड़े बिछे, दीवारों पर जंगली जानवरों को आवेश लटक रहे थे। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वह इंसान रिमोट से चलने वाले प्लास्टिक के सांप का इस्तेमाल किया करता था। सोचिए, सीधी सादी डरी हुई महिला जब ऐसे मॉल में जाती होगी तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। वह महिला पूरी तरीके से खौफ से बढ़ जाती थी। जब महिला डरी होती थी तब जो है अशोक खैरात अपने शब्दों का जाल फेंकना शुरू करता था। वह कहता कि तुम्हारे पति पर अकाल मृत्यु का साया है। ये तुम्हारे परिवार को किसी ने बहुत ही भयानक काला जादू किया है, जिसका असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर जरूर पड़ेगा। हमारे देश में एक औरत अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे सकती है। जब उसे डराया जाता है, उसके परिवार का मौत का साया और सब कुछ
करने के बाद जब ऐसा बताया जाता है तो वह महिला पूरी तरीके से डर के साए में आ जाती है। अशोक उन्हें पूजा पाठ मंत्र तंत्र पर कोई ऐसा पेय पदार्थ या प्रसाद खाने को देता जिसमें बहुत ही भारी नशा मिला होता था। नशा शरीर में जाते ही महिला अपनी सुध-बुध पूरी तरीके से खो बैठती थी। उन्हें पता नहीं चलता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। होश खोने के बाद उन बेबस महिलाओं के साथ जो गंदा खेल खेला जा रहा था वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। लेकिन अशोक सिर्फ एक दरिंदा नहीं था, एक ऐसा बहुत ही शातिर अपराधी भी था। उसने अपने उन काले कारनामों को अपने गुप्त कैमरे में छिपा रखे थे। उन कैमरों में उन लेंस कोनों में लगे रखे जहां किसी की नज़र नहीं जाती थी। उन कैमरों में वह उन बेसुध महिलाओं की अर्धनग्न अवस्था कैद कर ली थी जिसे देखकर किसी को भी रूह कांप जाए। और जब उस महिला को होश आता था, कुछ याद नहीं रहता था, तो वे सोचती थी कि अब जो अनुष्ठान पूरा हो गया होगा। लेकिन खौफनाक तो खेल उस महिला के घर जाने के बाद शुरू होता है। अशोक उसी वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो उन्हें धमकाता कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी या उनके पास दोबारा नहीं आई तो वे ये सारे वीडियो उनके पति या उनके पूरे समाज को दिखा देगा। जरा सोचिए इस महिला के दिमाग पर क्या गुजरती होगी। एक तरफ एक इंसान जिसने उसकी आबरू इज्जत सब लूट ली हो, दूसरी तरफ उसका परिवार जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। हमारे समाज में बदनामी का डर मौत के डर से भी बड़ा होता है। औरत को लगता है कि अगर कोई सच्चाई उनके माता पिता या पंचायत को पता चल गई तो परिवार की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। उनके माता पिता समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और इसी बदनामी के खौफ, घबराहट और अपने परिवार को बचाने की मजबूरी में वह चुपचाप और भयानक जुर्म को लगातार सहती रहती थी। बार बार उस फार्म हाउस में जाने को मजबूर होती थी और हर बार उनका शोषण लगातार होता रहा था। ये सिलसिला कोई एक दिन से नहीं चल रहा था। साल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक ये खौफनाक खेल बिना किसी रुकावट के ऐसे ही चलता रहा। कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था क्योंकि उसके रसूख और ताकत के आगे सब भोले नजर आते थे। पुलिस प्रशासन, नेता अब उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। दूसरी ओर एक आम महिला भी वहां जाकर अपनी फरियाद करती, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उससे एक दिन फूटना ही पड़ता है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। वह चोट बहुत गहरी लगती है। एक 35 वर्षीय महिला जो लंबे समय से इस बाबा के जाल में फंसी हुई थी और लगातार मानसिक और शारीरिक यातनाएं सह रही थी, उनकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी कि रोज घुट घुट कर मरने से अच्छा उसने एक बार में ही सब कुछ खत्म करने की सोची। हार मानने के बजाय उसने लड़ने का फैसला लिया। समाज की परवाह बिना अपनी इज्जत और जान की बाजी लगाते हुए उस महिला ने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सूत्रों का यह कहना है कि अशोक के किसी पुराने कर्मचारी ने उस महिला के इस काम में मदद की थी। उस कर्मचारी ने अशोक के जुर्मों को अपनी आंखों से देखा था और उसका जमीर अब जाग चुका था। उसी ने अंदर के कुछ सबूत बाहर निकालने में और छिपा कैमरा ढूंढने में अहम भूमिका निभाई थी। जब उस महिला ने पुलिस को पूरी कहानी बताई तो शुरुआत में तो अधिकारियों को भी ये बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई इतना बड़ा और प्रतिष्ठान इंसान इसके दरबार में मंत्रियों की गाड़ी तक जाती है, वे ऐसे नीच काम कैसे कर सकता है। लेकिन महिला के बयान और शुरुआती सबूतों को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ा। जब पुलिस की एक विशेष टीम ने 18 और 19 मार्च 2026 के आसपास अशोक खैरात के ठिकानों पर अचानक छापेमारी की तो चीज़ें सभी बाहर आना शुरू हो गई। पूरे प्रशासन के पैरों के तले जमीन खिसक गई। फार्म हाउस और दफ्तरों के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और उसी तलाशी के दौरान एक पेन ड्राइव बरामद हुआ। जब जांच अधिकारियों ने उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया और उसे खोला तो उनकी आंखें फटी रह गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसमें से 2 या 10 नहीं बल्कि 58 ऐसे वीडियो थे जिनमें अलग अलग महिलाओं को अशोक खैरात की घिनौनी साजिश का शिकार होते देखा जा रहा था। 58 वीडियो सिर्फ फाइलें नहीं थी बल्कि 58 बर्बादी हो चुकी थी। जिंदगियों का सबूत था। छापेमारी में सिर्फ वीडियो नहीं मिली, वहाँ से गुप्त कैमरे, कई एनोइक चिप्स, बिना लाइसेंस खतरनाक पिस्टल, कारतूस और काला जादू करने का भारी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि 58 वीडियो आने वाले समय में इस संख्या बढ़ सकती है। ये पीड़ित पर जबरन गर्भपात का भी दबाव डाला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये साफ हो गया कि सिर्फ एक बाबा के भेष में छिपा अपराधी नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने आस्था के नाम पर औरतों के सम्मान को अपने पैरों के तले रौंद दिया था। लेकिन कहानी में जब सबसे बड़ा भूचाल आया, ये मामला सिर्फ एक बाबा और कुछ पीड़ित महिलाओं का तक सीमित नहीं रहा। जब पुलिस ने अशोक खैरात के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाले तो उसे राज बाहर आए। उन्होंने महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में भूकंप ला दिया। मीडिया में इस केस को महाराष्ट्र की एप्सन फाइल का नाम दिया जाने लगा। पेन ड्राइव और अन्य उपकरणों से जो तस्वीरें, वीडियो, चेस्ट की जानकारी मिली, उनसे पता चला कि अशोक के संबंध राज्य के सबसे बड़े नेता, मंत्रियों, मशहूर हस्तियों और उद्योगपतियों के साथ थे। कई रसूखदार लोग जिन सीधे साधे संपर्क में थे। इसी बीच का नाम का सामने आया, उसने सबको पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। ये नाम था महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष
रूपपाली चाणक्य। सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो अचानक से जंगल की आग की तरह वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूपाली चाणक्य उसी पाखंडी खैरात के पैर धो रही थी और सम्मान में उसके ऊपर छाता तामे हुए नजर आ रही थी। ये वीडियो पूरे समाज और व्यवस्था के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। जरा सोचिए, जिस आयोग का पूरे राज्य की महिला की रक्षा करना है, उनकी न्याय दिलाना हो, उस आयोग की सबसे बड़े अधिकारी ऐसे इंसान के पैरों में बैठी थी जो दर्जनों महिलाओं का जीवन अंधकार में धकेल चुका था। आरोप तो ये तक लगाने की कोशिश की कि अशोक की गिरफ्तारी के बाद उससे किसी न किसी रूप से मिलती रहे और वे दोनों एक ही ट्रस्ट की कार्यकारिणी का हिस्सा भी थे। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा से भी जुड़ी थी। पूरे राज्य में बवाल मच गया। विपक्षी दलों और अन्य पार्टियों ने सड़कों पर उतरकर बड़े बड़े खुलासों की मांग की। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि 20 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र पंडित निवास के सख्त निर्देश के बाद रूपाली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने मीडिया के सामने इसे अपने निजी कारण बताया, लेकिन सच्चाई पूरे देश के सामने शीशे की तरह साफ हो गई थी। राजनीतिक दबाव और वे वायरल वीडियो के उनके इस्तीफे की मुख्य वजह बने थे। अब ये भी आदेश जताया जा रहा है कि जिन महिलाओं की वीडियो मिले हैं उनमें से कई महिलाएं किसी बड़े नेता या अधिकारी के घरों से भी जुड़ी हो सकती हैं। यही वजह की शुरुआत में मुख्यधारा के मीडिया ने इस खबर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। आज इस मामले की जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया गया। इस टीम को नेतृत्व एक बहुत ही तेज तर्रा ईमानदार IPS अधिकारी के जिम्मे अशोक खैरात के महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून और भारतीय न्याय संहिता के कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे 26 मार्च तक कस्टडी में रखा और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसकी सारी संपत्तियां, फार्म हाउस और दफ्तरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार टीवी और अखबारों के माध्यम से और अन्य पीड़िताओं के सामने आने की अपील कर रहा है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि यह आंकड़ा 58 से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरी घटना में बहुत ही शर्मनाक बात सामने आई है। खैरात मराठा सरनेम का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब यह घटना सामने आई तो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस अपराधी को उसकी जाति से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उसे नव अनुसूचित जाति से बताकर जातिवाद का गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत ही घिनौनी सच्चाई है। जब कोई इंसान इतना बड़ा अपराध करता है तो उसके अपराध की गंभीरता को देखने के बजाय उसकी जाति ढूंढने लगते हैं। एक अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता है। ये खौफनाक घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम किसी देश में जा रहे हैं, कैसे लोग अंधविश्वास में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी भी पाखंडों को अपना भगवान मान लेते हैं और उसके आगे अपना सब कुछ पूरी तरीके से न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम रहीम आसाराम ऐसे कई बाबाएं हैं, इनके मामले सामने आए हैं और हमारे समाज ने कोई सबक अभी तक उनसे नहीं सीखा है। आज भी एक पढ़ा लिखा इंसान तंत्र मंत्र चमत्कार के लालच में अगर अपना तर्क भूल जाता है और एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं नजर आता है। अशोक ने कोई जादू नहीं किया था, उन्हें सिर्फ महिलाओं के डर, उनकी आस्था और उनके रसूख के त्रिकोण का इस्तेमाल किया था। मैं इस कहानी के अंत में आपसे बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इस पूरी खौफनाक घटना का सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सिर्फ वो दरिंदा बाबा जिसने धर्म और आस्था का व्यवहार किया और औरतों की जिंदगी तबाह कर दी, या फिर पूरी व्यवस्था और बड़े बड़े राजनेता जिन्होंने इसे संरक्षण दिया, उसके सामने सिर झुकाए, या फिर हमारा वो समाज जो आज भी बिना सोचे समझे किसी भी चमत्कार के पीछे अंधा होकर भागने लगता है और औरतों का इतना दबाव बनता है कि वे ऐसे पाखंडियों के पास जाने को मजबूर हो जाती हैं? अपनी विवेक राय नीचे कमेंट बॉक्स में आज में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था। केवल समाज में होने वाले ऐसी घटनाओं से आपको जागरूक करने का था कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही सीख देना चाहता हूं कि आज के बाद आप कांट बांट लो कि किसी के बाबाओं के चक्कर में आकर आप इस तरह की गलती कभी ना करें। दोस्तों, वैसे तो हर साल खुलासे होते ही रहते हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, कि किसी को भी कभी भी किसी के बाबा के प्रेम जाल में फंसकर या उसकी बातों में आकर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बाकी इस वीडियो के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी सच्चा घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।